एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जिसे सुलझाने के लिए भारत में पहली बार मरे हुए आदमी की प्लास्टिक सर्जरी की गई, क्योंकि अपराधी ने सबको ठिकाने लगाने के लिए उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे। आज मैं आपको बेला रानी कहानी के बारे में बता रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल क्राइम कैनवास और मेरा नाम है देव। तो चलिए शुरू करते हैं। 30 जनवरी 1954 कोलकाता के टालीगंज में सुबह सुबह का वक्त था। अभी दुकानें भी नहीं खुली थी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सफाई कर्मचारी सड़कों पर झाड़ू लगा रहे थे। रोज की तरह यह भी एक आम सुबह ही थी। अखबार वाले घर घर में अखबार पहुंचा रहे थे। तभी टालीगंज के केवरा ताला शमशान घाट के पब्लिक टॉयलेट के पास अखबार के कुछ बंडल दिखाई देते हैं जो नारियल की रस्सी से बंधे हुए थे। सफाई कर रहे कर्मचारी बंडल को उठाकर कूड़ेदान में डालने ही वाले थे। तभी देखते हैं कि यहाँ तो 3 अखबार के पैकेट पड़े हुए हैं। मन में उत्सुकता हुई और एक कर्मचारी ने पैकेट को खोलकर देखा। उसकी चीख निकल जाती है। उसकी आवाज़ सुनकर अन्य कर्मचारी और आसपास के लोग आकर देखते हैं कि क्या हो गया। उन्होंने आकर जब देखा तो उनके भी होश उड़ गए। धीरे धीरे वहाँ भीड़ जमा होने लगती है और किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। टालीगंज थाना की पुलिस पहुँचती है और उस पैकेट को कब्जे में लेती है। अब बारी बारी से तीनों अखबार के पैकेट को खोला जाता है तो उसमें किसी की लाश के टुकड़े भरे गए थे। उसमें से 2 हाथ के पंजे की कलाई और कोहनी के बीच के बाहें निकली, मतलब 2 हाथों के छोटे छोटे टुकड़े किए गए थे। जिस समाचार पत्र में इसे लपेटा गया था वह अखबार वहीं का एक लोकल अखबार था। पुलिस अब इन सभी टुकड़ों को मुर्दा घर में रखवा देती है क्योंकि और भी टुकड़े मिलना बाकी थे। धीरे धीरे दोपहर का समय हुआ। सर्दी का महीना था। धूप में लोग कालीघाट पार्क में टहल रहे थे। वहीं एक आदमी को एक पेड़ के नीचे अखबार के 4 पैकेट मिलते हैं जो कि नारियल की रस्सी से बंधे हुए थे। यह पार्क ज़्यादा दूर नहीं था जहाँ से पहले पैकेट मिले थे। लालच में आकर वह आदमी भी चारों पैकेट में से एक पे खुल देता है। जैसे ही वह उस पैकेट को खुलता है उसकी भी चीख निकल जाती है। धीरे धीरे वहाँ भीड़ जमा होने लगी। फिर पुलिस को खबर दी गई। टालीगंज पुलिस वहाँ पहुंची और एक एक कर पैकेट को खोलने लगी। 2 पैकेट में घुटने से लेकर पंजे तक के पैर के टुकड़े थे और एक पैकेट में एक इंसान का सर मिला जिसके चेहरे पर काली पट्टी बंधी हुई थी। चेहरे की ऊपरी चमड़ी को कातिल ने छील कर उतार दिया था ताकि उस लाश को कोई पहचान न सके। 4थे पैकेट में एक भ्रूण था जो बच्चे जन्म लेने के लिए तैयार था। यह लोगों के लिए बहुत ही खौफनाक मंजर था। पुलिस ने आसपास छानबीन की कि हो सकता है कातिल कोई सुराग छोड़ गया हो। सुराग तो नहीं मिला पर एक और पैकेट मिल गया। उसे भी खोला गया। उसमें दोनों पैरों के जांग के टुकड़े थे और एक जांग पर एक पुराना घाव का निशान था जिसे देखने से ऐसा लग रहा था कि वो कोई बर्थ मार्क हो। अब पुलिस के पास टोटल 8 पैकेट मिल चुके थे। जिस अखबार को पैकेट बनाने में इस्तेमाल हुआ था वह सभी के सभी युगांतर अखबार ही थे। इससे अंदाज़ा लगाने में देरी नहीं हुई कि कातिल यहीं कहीं आसपास का ही है क्योंकि यह अखबार भी यहीं लोकल में चलता था। 31 जनवरी 1954 को शव का पोस्टमार्टम हुआ। साबुत शव नहीं होने की वजह से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में पूरे 8 घंटे लग गए। डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने के लिए, लेकिन 1954 में साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी दोस्तों। इसलिए पोस्टमार्टम में इतना ही पता चला कि यह एक लाश महिला की है और वह प्रेग्नेंट थी। चेहरे के कोई पहचान नहीं हो पाई। कान काट लिए गए थे, होठों को भी काट लिया गया था, चेहरे से त्वचा को उतार लिया गया था। लाश की पहचान हो तो कैसे हो। पुलिस ने आसपास के पुलिस स्टेशनों में चेक करवाया कि वहां पर किसी महिला की कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज तो नहीं है, पर कुछ भी नहीं पता लग सका। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि इस केस की जांच कैसे करें। लाश की कोई पहचान नहीं थी और हत्यारे तक जाने का कोई सुराग नहीं था। किसी भी थाने में कोई महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं थी। महिला के घर वाले भी सामने नहीं आ रहे थे। तब पुलिस इस केस को कलकत्ता डिटेक्टिव डिपार्टमेंट को सौंप देती है। अब इस केस को देखने वाले थे श्याम नरेंद्र घोष। उस समय के बहुत ही तेज और इंटेलिजेंट डिटेक्टिव थे। लोग कहते थे कि यह अपने इन्वेस्टिगेशन में कभी फेल नहीं हुए थे। जिस केस पर काम करते थे उसे सुलझा कर ही मानते थे। जब यह केस इनको मिला तो उनके सामने भी एक ही चैलेंज था, क्यों कि लाश का चेहरा नहीं है, उसको पहचाने तो कैसे पहचाने। वो इस पर सोच विचार करना शुरू ही कर दिया और फिर उनके दिमाग में आया कि क्यों ना हम लाश के चेहरों को प्लास्टिक सर्जरी करवाएं, चेहरे पर स्क्रीन ग्राफ्ट करवाएं ताकि एक बेहतर हुलिया पता चल जाए। उन दिनों कोलकाता में एक मशहूर प्लास्टिक सर्जन थे जिनका नाम डॉक्टर मुरारी मुखर्जी था। अब श्याम नरेंद्र घोष ने डॉक्टर मुरारी मोहन के पास जाकर बताते हुए कहा कि मेरे पास एक ऐसी लाश है जिसके चेहरे से स्किन उतार ली गई है और साथ ही हाथ पांव भी मिले हैं।
जिन पर स्किन मौजूद है, क्या आप इसके अन्य अंगों से स्किन निकाल कर चेहरा बना सकते हैं? डॉक्टर मुरारी ने कहा, ठीक है, हम कोशिश करेंगे। अब डॉक्टर मुरारी की टीम लग गई सर्जरी करने में। लाश के जो टुकड़े थे वहाँ से स्किन को निकाला गया और चेहरे पर प्लांट शुरू हुई। डॉक्टर ने अपने स्किल से एक चेहरा तैयार कर लिया। डॉक्टर को खुद भी पक्का यकीन नहीं था कि यह चेहरा विक्टिम से मेल खाएगा या नहीं, पर इतना पता था कि यह काफ़ी हद तक ठीक है। यह भारत का पहला ऐसा केस था जिसका इन्वेस्टिगेशन के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया गया। प्लास्टिक सर्जरी के जरिए एक चेहरा अब सामने था। उस चेहरे की ढेर सारी फ़ोटो निकाली गई। फ़ोटो को अखबार में छपवाए, पोस्टर बनाकर दीवारों पर लगवाया गया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी आदमी लाश की पहचान करने के लिए निकल कर नहीं आया। 30 जनवरी को लाश मिली थी। इन्वेस्टिगेशन करते हुए 25 फरवरी आ गया। लगभग 1 महीना निकल जाने के बाद भी कोई लीड हाथ नहीं लग रही थी। रात दिन डिटेक्टिव घोष लगे हुए थे कि किसी तरह इस केस को हल करना है तो करना है, लेकिन क्योंकि यह केस कोई आम केस नहीं था। 25 फरवरी के दिन शाम को नरेंद्र घोष की तबीयत कुछ खराब लग रही थी, तो ऑफिस से जाते हुए अपने ड्राइवर को कहते हैं कि रास्ते में कोई मेडिकल स्टोर देखकर गाड़ी रोक लेना, हमें कुछ दवाइयाँ खरीदनी हैं। एक्चुअली में घोष को खांसी और सर्दी बहुत तकलीफ दे रही थी। कुछ ही दूरी पर जाकर उनका ड्राइवर गाड़ी रोक लेता है, जहाँ 2 मेडिकल स्टोर थे। रात के 9:30 बज रहे थे, तो एक स्टोर वाला अपनी दुकान में ताला लगा रहा था। बगल में ही दूसरी स्टोर खुली हुई थी। घोष दुकान पर जाकर एक सर्दी खांसी का सिरप मांगते हैं, तो दुकानदार कहता है कि हमारी दुकान में सिरप तो नहीं है, आप चाहें तो टेबलेट ले सकते हैं। उस पर घोष बोलते हैं, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास नहीं है तो हम कहीं और से ले लेंगे, पर तुम यह बताओ, इतना अच्छा जगह पर तुम्हारी दुकान किराए लिए हो और सामान नहीं रखोगे तो यहाँ बैठकर बिक्री क्या करोगे? तो वह दुकानदार ने बोला, साहब मैं तो इस दुकान का नौकर हूँ, मालिक माल भरेंगे तो ही रहेगा ना, मालिक तो 1 महीना से इधर आए भी नहीं है। अब घोष गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी और दिमाग में नौकर की बात चलने लगी। कैसा मालिक है जो महीनों महीनों पर दुकान नहीं आता? तुरंत महीनों महीनों वाली शब्द पर दिमाग का सुई रुक जाता है और ख्याल आता है कि 1 महीना पहले तो एक लाश भी मिली थी, पर वह लाश तो एक महिला की थी। क्या उन दोनों में कोई कनेक्शन हो सकता है? ड्राइवर से कहते हैं कि गाड़ी उस दवाई की दुकान पर वापस ले चलो। फिर घोष गाड़ी से निकलते हैं और कहते हैं, अपने मालिक को बुलाओ। हम उसे समझाते हैं कि दुकान पर ध्यान रखा करो। तो दुकान का नौकर कहता है, हमें नहीं मालूम कि अभी वो कहाँ है, उसने पुलिस वाली गाड़ी देख रहा था इसलिए कहा। हाँ, मैं उनका नाम और घर का पता दे सकता हूँ। उस आदमी का नाम था वीरेंद्र दत्ता। डिटेक्टिव घोष पता लेकर अपने घर जाने के बजाय वीरेंद्र के घर जाते हैं, तो देखते हैं कि उसके घर पर ताला लगा हुआ है। पास टहल रहे लोगों से पूछते हैं कि यह वीरेंद्र दत्ता का घर है, तो लोगों ने कहा, हाँ यह वीरेंद्र दत्ता का घर ही है। एक महिला ये सब बातें सुन रही थी, उसने नज़दीक आकर कहती है कि वीरेंद्र दत्ता से आपको मिलना है, पर वह 30 जनवरी से यहाँ नहीं रह रहा है। घोष पूछते हैं, आपको यह एग्जैक्ट तारीख कैसे याद है? तो महिला बोली, साहब उसकी पत्नी को बच्चा होने वाला था, तो उसे अस्पताल में भर्ती करवाया था और अपने लड़के को मेरे सामने छोड़ गया था, जो फिर 30 जनवरी को आकर वापस ले गया, इसलिए मुझे तारीख याद है। घोष अब उससे पूछते हैं, अब वह कहाँ होगा? महिला ने बताया कि सही तो नहीं मालूम, पर उसके बीवी की देखरेख करने वाला यहाँ कोई नहीं था, यहीं कहीं उसके रिश्तेदार रहते हैं, वहीं गया होगा, लेकिन मुझे सही से पता नहीं है। श्याम नरेंद्र घोष की टीम किसी तरह वीरेंद्र दत्ता के नए ठिकाने का पता तो निकाल लेती है। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो वहाँ वीरेंद्र तो नहीं था, पर एक महिला एक बच्चे को लेकर बैठी हुई थी। पुलिस उस महिला से कुछ नहीं पूछते, वापस आ जाते हैं और इतना तो समझ ही गए कि यह बेला तो नहीं है। और गोद में जो बच्चा उस महिला का था, लेकिन वह फिलहाल का जन्म लिए हुआ नहीं, तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि बेला के जो प्लास्टिक सर्जरी का चेहरा सामने आया था उससे एकदम मेल नहीं खा रहा था। अब घोष एक पुलिस टीम को सादी वर्दी में वीरेंद्र के घर के आसपास तैनात कर देते हैं। 25 फरवरी को डिटेक्टिव घोष मेडिकल स्टोर पर गए थे। 26 फरवरी को वीरेंद्र का नया ठिकाना का पता मिला और घर के आसपास सिविल ड्रेस में पुलिस लगाई। और 27 फरवरी को एक आदमी सुबह सुबह दबे पाँव उस घर में दाखिल होता है। नज़र गड़ाए पुलिस वालों ने उसे अंदर जाते हुए देख लिया था, फिर उसे वापस आने का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वह आदमी बाहर निकलता है। पुलिस वाले सिविल ड्रेस में थे और उसका पीछा करते हुए कुछ दूर से ही एक पुलिस वाला आवाज़ लगाते हुए उसे बुलाता है, ए वीरेंद्र दत्ता। वह रुक गया और पीछे मुड़कर देखने लगा। तब पुलिस वाले ने पूछा कि तुम वीरेंद्र दत्ता हो? उसने जवाब दिया कि हाँ, मेरा नाम वीरेंद्र दत्ता है। बोलो क्या बात है? अब तुरंत सारे पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं और कहते हैं, चलो गाड़ी में बैठा कर पुलिस हेडक्वार्टर ले चलते हैं।
जहाँ पर पहले से ही श्यामेंद्र घोष मौजूद थे, उन्होंने पहला सवाल किया कि तुम्हारी पत्नी बेला कहाँ है। पहले तो वीरेंद्र इधर उधर गोलमोल बातों को घुमाता रहा, पर ज़्यादा देर तक झूठ नहीं बोल सका और पूरी स्टोरी बताना चालू कर देता है, जो इस प्रकार है। जब वीरेंद्र दत्ता की उम्र महज 4 साल की थी, तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था और कुछ ही दिनों बाद उसके पिता भी मर गए। उसकी 2 बड़ी बहनें थीं जिन्होंने उसकी देखभाल की, लेकिन दोनों बहनें कोलकाता शहर से बाहर रहती थीं। तो वीरेंद्र के चाचा उसको अपने घर ले आए। वीरेंद्र के भाई सभी बड़े हो चुके थे, इसलिए वे सब वीरेंद्र को बड़ा लाड़ दुलार करते थे। चाचा भी बहुत मानते थे, क्योंकि उसके सर से बचपन से में ही माँ बाप का साया उड़ गया था। अब वीरेंद्र चाचा के ही घर रहकर पढ़ाई लिखाई करने लगा, लेकिन फिर वह अपने बहन के यहाँ भाग गया, क्योंकि वहाँ पढ़ाई का दबाव नहीं होता था। लेकिन चाचा यहाँ स्कूल में पैसा भर रहे थे, इसलिए जाकर फिर उसे वापस लेकर आ गए और समझा बुझाकर उसे कलकत्ता में ही रहकर पढ़ाई पूरी करने के लिए राजी कर लिया। बाद में चचेरे भाइयों ने एक मेडिकल स्टोर खोला और उस दुकान को वीरेंद्र के नाम कर दिया और कह दिया कि अब यह दुकान तुम्हारी है, तुम इसे चलाओ और अपना भविष्य सुधारो। वह चचेरे भाइयों के यहाँ ही रहता था। भाई की शादी हो चुकी थी और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम कमला था। वीरेंद्र और कमला रिश्ते में चाचा भतीजे थे, लेकिन उनका खून का रिश्ता भी था। उन दोनों की उम्र में महज 4 या 5 साल का अंतर था। चाचा वीरेंद्र 24 साल का था और भतीजी कमला मात्र 19 साल की थी। दोनों एक छत के नीचे रहते थे और फिर धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार हो गया। जब यह बात घर वालों को पता चली तो इस संबंध को स्वीकारने से मना कर दिया, क्योंकि दोनों चाचा भतीजी थे और एक खानदान के थे, लेकिन यह दोनों इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे। फिर क्या था, दोनों एक दिन घर छोड़कर भाग जाते हैं और कोलकाता में ही एक भाड़े का घर लेकर रहने लगते हैं। कमला और मोहल्ले वालों की तसल्ली के लिए वीरेंद्र ने कमला के गले में एक मंगलसूत्र डाल दिया था और कमला कहीं बाहर निकलती तो मांग में सिंदूर डाल लेती थी। इनकी ना ही समाज की रीति रिवाज शादी हुई थी और ना ही कानून, लेकिन कमला यह सोचती थी कि वीरेंद्र ने मंगलसूत्र पहना दिया है तो हम लोग पति पत्नी ही हो गए। वीरेंद्र उसका नाम बदलकर नया नाम रखा, बेला रानी। दोनों साथ में रहने लगे और वीरेंद्र की मेडिकल स्टोर भी अच्छी खासी चल रही थी। दोनों खुश थे। इन्हें एक बच्चा भी पैदा हुआ। कमला कहने लगी कि हमें अब बच्चे के बारे में घर वालों को बता देना चाहिए, लेकिन वीरेंद्र ने मना कर दिया। वीरेंद्र अपनी बहनों के घर आता जाता रहता था। वह भी इस शादी का विरोध कर रही थी, लेकिन फिर भी बहन भाई के लिए हमेशा शुभचिंतक रहती है। वह उसी तरह से प्यार करती थी जैसे पहले करती थी, लेकिन कमला को अपनी भाभी नहीं मानती थी। वीरेंद्र को अपनी बहन के घर में ही मीरा नाम की एक लड़की से मुलाकात होती है। वह उसे पसंद आ जाती है। उसकी बहनें मीरा के साथ सामाजिक रीति रिवाज के साथ वीरेंद्र की और मीरा की शादी करवा देती हैं। अब इसके 2 बीवियाँ हो गई। पहली पत्नी तो कमला ही थी, अब दूसरी मीरा आ गई। कमला ने हाल फिलहाल ही इसके एक बेटे को और जन्म दिया था। तब मीरा को कमला नहीं जानती थी और कमला मीरा को नहीं जानती थी। अब वीरेंद्र एक और घर किराए पर ले लिया जो कमला वाले घर से थोड़ी ही दूरी पर था और फिर शुरू होती है वीरेंद्र की दोहरी जिंदगी। ज़्यादातर वक्त वह कमला के साथ रहता था और रात में मीरा के साथ कमला पूछती कि तुम रात में कहाँ रहते हो, तो यह कह देता था कि रात में दवाइयों की सप्लाई होती है और उसी में व्यस्त रहता हूँ। और जब मीरा पूछती थी कि तुम दिन भर घर में क्यों नहीं आते हो, तो उससे कहता था कि तुमको मालूम होना चाहिए कि मेरी एक मेडिकल स्टोर की दुकान है, उसी में काउंटर संभालता हूँ। अब दोनों पत्नियों को समय देना होता था, इसलिए वह दुकान पर ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा था। इस वजह से उसने एक नौकर रख लिया। इसी बीच मीरा प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन उसका मिसकैरेज हो गया, जिसकी वजह से मीरा को गहरा आघात लगा और वह बिल्कुल टूट गई। बच्चे का नुकसान होने का मीरा को बहुत दुख हुआ और उधर कमला का बेटा वक्त के साथ बड़ा हो रहा था। साल 1953 में कमला फिर से प्रेग्नेंट हो गई। एक उससे पहले ही एक बच्चा था और दूसरे का नंबर लग गया। वीरेंद्र के दिमाग में यह सब चलने लगा कि कारोबार पर ध्यान से हटने से ठीक ठाक नहीं चल रहा है। 2 घर का किराया देना होता है, 2 घर के खर्चे उठाने पड़ रहे हैं। एक बच्चा का पहले से खर्चा बढ़ा हुआ है और अब दूसरा भी आने वाला है। एक ना एक दिन यह भांडा फूट ही जाएगा। कमला मीरा के बारे में और मीरा कमला के बारे में जान ही जाएगी। यही सब चिंता उसे सताई जा रही थी और एक दिन गुजरते ही 9 महीने निकल गए। कमला के बच्चा होने का दिन पूरा होने वाला था। तभी उसके मन में विचार आता है कि हमें दोहरी जिंदगी से छुटकारा पा लेना चाहिए। इसी में अब उसे चुनना था कि कमला से पीछे छुड़ाया जाए या समाज घर बिरादरी से बगावत करके अपनाया था या मीरा से छुटकारा पाया जाए, जिसके साथ समाज के आंखों के सामने 7 फेरे लिए थे और बहनें भी राजी हैं। इस उधेड़बुन में जल्दी ख़त्म कर देता है और
जीवन साथी मीरा को ही मानता है। अब कमला से इसे छुटकारा पाना था। तारीख 27 जनवरी 1954 कमला को निपटाने के लिए उसके दिमाग में एक प्लानिंग चल रही थी। अब रोज उससे झगड़ने लगा और उस पर इल्ज़ाम लगाने लगा कि जो बच्चा तुम्हारे पेट में है वह मेरा बच्चा नहीं है। और इधर मीरा को कह रहा था कि एक बच्चा गोद ले लेते हैं, उससे तुम्हारा भी दिल लगा रहेगा। यह सुनकर मीरा बहुत खुश हो गई। फिर मीरा ने पूछा कि बच्चा गोद लेंगे कहाँ से? तो उसको वीरेंद्र ने समझाया कि मेरा एक दोस्त था, वह एक्सीडेंट में मर गया, साथ में उसकी पत्नी भी थी, उसका भी निधन हो गया, उसका एक छोटा बच्चा है, उसी को ले आते हैं। 27 जनवरी 1954 को रात में वीरेंद्र कमला के घर पर जाता है और अफेयर वाली बात को लेकर झगड़ा करने लगता है। बेटा किसी दूसरे कमरे में सो रहा था और झगड़े के दौरान वीरेंद्र कोई वजनी चीज़ से कमला के सर पर मार देता है। फिर जब कमला गिर गई तो उसका गला घोंट कर मार देता है। जब तसल्ली हो गई कि कमला मर चुकी है तब वीरेंद्र अलमारी को खाली करता और कमला के लाश को अलमारी में रखकर ताला लगाकर अपने बेटे के पास सो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह यह जानता था कि जब भी कमला बाहर जाती थी अपने बच्चे को पड़ोस की एक महिला को संभालने को दे जाती थी। 28 जनवरी की सुबह हो गई। वीरेंद्र उठा और उसी महिला के पास गया जिसको कमला बच्चे को संभालने देती थी और उससे कहा कि बेला को कभी भी लिवर पेन हो सकता है, कभी भी अस्पताल ले जाना पड़ सकता है, क्या आप मेरे बेटे को 2-3 दिनों के लिए अपने पास रख सकोगी? उस औरत ने उसके बेटे को रख लिया। अब वीरेंद्र अपने मेडिकल स्टोर पर जाता है और अखबार के बंडल ले लेता है। उन दिनों अखबार का चलन था और वह अपने मेडिकल स्टोर पर अखबार रोजाना मंगवाता था। जो अखबार रद्दी के लिए रखा था वह सब उठा लाता है। नारियल की रस्सी खरीदता है, प्लास्टिक की थैलियाँ और चोकर भी खरीदा। शाम तक सभी सामान को खरीदने के बाद कमला के घर आया और लाश को अलमारी से बाहर निकालकर उसका छोटा छोटा टुकड़ा करने लगा। लाश के टुकड़े को प्लास्टिक की थैलियों में रखकर अखबार में लपेटकर नारियल की रस्सियों से बांधता गया। उसको लगा कि लाश से बदबू आ रही है तो बनाए गए पैकेट को एक तरफ रखकर पर्स के फिनाइल से साफ कर दिया और काफ़ी रात हो जाने की वजह से उसी घर में सो गया। 29 जनवरी को वह मीरा से मिलने गया, फिर दुकान पर जाकर बैठ गया। शाम के वक्त फिर कमला के घर आता है। खून किए हुए अब 48 घंटे बीत चुके थे तो 27 जनवरी को हत्या किया था और अब 29 जनवरी हो गई थी। वह घर पर आता है, फिर से कुछ टुकड़े करता है और उसे अखबार में लपेटकर रस्सियों से बांध देता है और उन सारे पैकेट को अलमारी में रख देता है। रात का समय था। फर्श की सफाई करने के बाद कुछ पैकेट को उठाकर बैग में रखता है और एक रिक्शा लेता है। फिर टालीगंज जाकर जहाँ सन्नाटा था वहाँ 3 पैकेट फेंक दिया करता था और घर आ जाता था। फिर वही काम करता, बैग में बचे पैकेट भरता, फिर एक रिक्शा लेता और कालीघाट पार्क पहुँचकर वहाँ 4 पैकेट फेंक देता। थोड़ी दूर पर बचा हुआ अंतिम और 8वां पैकेट भी फेंक कर घर आ गया और आराम से सो गया। 30 जनवरी की सुबह जाकर उस पड़ोसी से अपना बच्चा वापस लेता है और उस महिला का बच्चे को संभालने के लिए शुक्रिया अदा करता है और कहता है आज बेला का डिलीवरी है, बाकी रिलेटिव भी यहाँ आने वाले हैं, मैं अपने बेटे को लेकर जा रहा हूँ। उसने बच्चे को लेकर जाकर मीरा की गोद में रख दिया और कहा कि यही वह बच्चा है जिसके माता पिता मर चुके हैं। यह कहानी वीरेंद्र दत्ता सामने बैठे श्याम नारायण गोद को सुना रहे हैं। वहाँ जितने भी लोग बैठे थे स्टोरी सुन रहे थे, सभी लोग हैरान थे। गुनाह तो उसने कबूल कर ला, अब बारी थी सबूत इकट्ठा करने की। कमला जिस हॉस्पिटल में जाती थी वहाँ से पता किया गया तो पता चला कि कमला प्रेग्नेंट थी। लाश की पहचान करने के लिए कमला की मां को बुलाया गया और उसने जानकारी दी कि कमला को बचपन में एक चोट का घाव हुआ था जो जांघ पर था। डीएनए की जांच हो सके। अब मामला गया अलीपुर न्यायालय में और ट्रायल शुरू हुआ। सारे साक्ष्य पेश किए गए। जिन डॉक्टरों ने प्लास्टिक सर्जरी की थी, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था, सबने गवाही दी। 1955 में अलीपुर सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और जज ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे केस में मौत से सज़ा कम नहीं होनी चाहिए और वीरेंद्र को फांसी की सज़ा सुनाई गई। वीरेंद्र का कलकत्ता हाईकोर्ट में अपील की और वहाँ भी उसको मौत की सज़ा को बरकरार रखा गया। अब वीरेंद्र सुप्रीम कोर्ट जा पहुँचा, वहाँ से भी उसको कोई राहत नहीं मिली और सुप्रीम कोर्ट ने भी मौत का ही सज़ा दी। किसी ने उस पर कोई हमदर्दी नहीं दिखाई। 1956 ठीक हत्याकांड के 2 साल बाद की यह हत्या 27 जनवरी 1954 को हुआ था और 28 जनवरी 1956 को सुबह वीरेंद्र दत्ता को अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी पर लटका दिया गया। इस केस के बारे में आप क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। धन्यवाद।